हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ स्टूडियो। आज हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो टेबल दी गई है, इसमें दिया गया है अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। पहले तो जान लीजिए बिंब क्या होता है। बिंब वस्तु को बोलते हैं, अर्थात जो दर्पण के सामने रखते हैं वो बिंब होता है। बिंब बोल सकते हैं या वस्तु बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते जाएंगे और उसको किस तरीके से उसका किरण आरेख खींचेगा उसको देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है बिंब की स्थिति। क्या दिया गया? बिंब की स्थिति, अर्थात जहाँ पर वस्तु रखी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रतिबिंब की स्थिति, फिर है प्रतिबिंब का आकार, उसके बाद है प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु जब बिंब अनंत पर रखा होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस एफ पर बिंदु साइज का, अर्थात जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बिंदु साइज का बनेगा और उसका आकार क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा। कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो एक एक करके इसका किरण आरेख खींच के देखते हैं। पहले में हम लोग क्या देखेंगे कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे, फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ये देखेंगे, और वो कैसा छोटा बनता है बड़ा बनता है ये देखेंगे, और उसके बाद में वास्तविक तथा उल्टा बनता है। चलिए देखते हैं। ये किरण आरेख खींचा हुआ है आपका जब वस्तु अनंत पर है अवतल दर्पण के लिए। यहाँ पे दिया गया बिंब की स्थिति अनंत पर है, किरण आरेख ये रहा। ये आपका एक अवतल दर्पण बना हुआ है। ठीक है, वस्तु को रखा गया, ए भी एक वस्तु है। ये क्या है? ए भी एक वस्तु है। देखो, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ये खींच रही है, ये जा रही इस तरह सीधे सीधे जा रही है, और ये परावर्तित होने के पश्चात इस तरीके से वापस लौट रही है। एक दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से मुख्य फोकस से होकर, यहाँ से नहीं, बी पॉइंट से दूसरी प्रकाश किरण सीधी आती है मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधी निकल जाती है। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यहीं एफ पर बनता है, और कैसा बनेगा? उल्टा बनता है। बी ए बनेगा, बी ऊपर हो जाएगा और ए नीचे हो जाएगा। और क्या होगा? वास्तविक होगा, क्योंकि ये किरणें जो प्रकाश किरणें हैं परावर्तित होने के पश्चात वापस आकर वास्तविक रूप से मिलती है, इसलिए क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ए बी एक वस्तु रखी है। ये क्या है आपकी? ए बी एक वस्तु है। ये प्रकाश किरण यहाँ से सीधी चलती है और उत्तल दर्पण से टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद बिंदु एफ से होकर, अर्थात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बी यहाँ से सीधी चलती है और अवतल दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर इस तरीके से निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु एफ पर एक दूसरे को काटती हैं, और कैसे काटती हैं? वास्तव में काटती हैं। इसलिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बिंदु साइज का बनता है, बहुत छोटा सा। ठीक है, जिसमें बी ऊपर की ओर होता है और ए नीचे की ओर होता है। ठीक, ये था आपकी पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं क्या है। दूसरी स्थिति में आपका दिया गया है कि सी से परे वस्तु कहाँ पे रखी है? सी से परे। इसका मतलब है वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है। कहाँ रखी है वस्तु? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, जहाँ एफ मुख्य फोकस है और सी वक्रता केंद्र है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, बाकी जो प्रकृति है वो तो सेम ही है, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक,
तो चलते हैं इसका किरण आरेख देख लेते हैं। ये इसका किरण आरेख है कि कोई वस्तु ए बी, क्या है, ए बी वस्तु है। यहाँ पे ये आपकी वस्तु रही ए बी, और यहाँ से देखो ये दर्पण रहा आपका अब तक। ए बी प्रकाश किरण, कोई एक प्रकाश किरण इस तरीके से जाती है और दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये प्रकाश किरण जो जा रही थी ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है देखो, और ये परावर्तित होने के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरीके से इधर निकल जाती है। ये दोनों बिंदु बी डैश पर इसको काटते हैं। कहाँ पे काट रहे हैं, बिंदु बी डैश पे। अब देखो वस्तु कैसी रखी थी, ए नीचे था, बी ऊपर था। अब की बार क्या हो गया, जो ए है वो ए डैश हो गया और बी बी डैश हो गया, अर्थात जो प्रतिबिंब बना उल्टा बना। लेकिन वस्तु ए बी थी और प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना और छोटा है, ए बी से छोटा है। इस तरीके से जो आप ए बी ये देख रहे हो ये क्या है, प्रतिबिंब है, और ये ए बी आपका वस्तु है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड स्थिति को देखते हैं चल के। तीसरी स्थिति में दिया गया यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख दें, कहाँ रख दें, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल बराबर होगा। जितनी वस्तु होगी उतना ही प्रतिबिंब होगा, और जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा सेम होगी, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसका किरण आरेख देख लेते हैं चल के। थर्ड वाला क्या है, सी पर जब वस्तु केंद्र, वक्रता केंद्र पर रखी, ये वस्तु आपकी रखी हुई है ए बी। कौन सी वस्तु है, ए बी आपकी वस्तु है, ये ऊपर की ओर ये वस्तु ए बी है। एक प्रकाश किरण देखो यहाँ से चलती है और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से चलती है और मुख्य फोकस से होकर निकलने के पश्चात, परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती हैं। तो ए बी वस्तु ऊपर की ओर थी, नीचे की ओर ए डैश बी डैश। जो ए डैश बी डैश है वो इस वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। और देखो बिल्कुल नीचे बना हुआ है एग्जैक्ट, ए बी बराबर ए डैश बी डैश, अर्थात इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होगा और उल्टा होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए ए बी क्या है, आपकी वस्तु है। ये प्रकाश किरणें जो हैं परावर्तित होने के पश्चात बिंदु बी डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। और जब इस प्रकार का प्रतिबिंब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब का साइज भी बिल्कुल वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चौथे पॉइंट में दिया गया है जब कोई वस्तु सी अर्थात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे, अर्थात प्रतिबिंब हमारा बनेगा जाके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा वस्तु से। और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक क्यों है, क्योंकि प्रकाश किरणें जो टकराने के बाद में वास्तव में काटती हैं इस वजह से। ठीक है, और उल्टा बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब की बार वस्तु देखो और पास आ गई। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी अनंत से, अब देखो वस्तु धीरे धीरे खिसकाते हुए हम कहाँ ले आए। अब ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये हो गया मुख्य फोकस, इसके बीच में ये वस्तु आपकी रखी है ए बी। ठीक है, ए बी वस्तु रखी है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलने के बाद में ये यहाँ पे टकराती है। टकराने के पश्चात ये मुख्य फोकस से होती हुई सीधी निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से चलती है और मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होने के पश्चात ये सीधे बिंदु बी डैश पर काटती है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब हमें क्या प्राप्त हुआ, ए डैश बी डैश, हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो, ए डैश बी डैश हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसका प्रतिबिंब। देख लेते हैं फिर से इसको। ए बी वस्तु रखी है आपकी,
परावर्तित किरणें एक दूसरे को बी डैश बिंदु पर काटती हैं, तो ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब बन गया। ये कैसा है देखो, यहाँ पे ऊपर की ओर इसका एरो है, यहाँ पे नीचे की ओर, अर्थात ये उल्टा है। और ए बी से ये छोटा होगा। जितनी वस्तु हम पास लाते जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही उसका बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं अगला क्या है। अब की बार वस्तु को हमने एफ पर रख दिया, अर्थात मुख्य फोकस पर रख दिया। मुख्य फोकस पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर निकल जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अनंत पर। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और उल्टा रहेगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसका। अब की बार हमने वस्तु को कहाँ रख दिया है? मुख्य फोकस पर। ये हमारा मुख्य फोकस है, यहाँ पे हमने वस्तु को ए बी को रख दिया। ये भी वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हुई है। यहाँ से एक प्रकाश किरण सीधी जाके इस तरीके से ये जाती है ये, और टकराने के बाद में मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। उसके बाद एक दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से निकलती है सीधे, और टकराने के बाद उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। ये देखो इस तरीके से जा रही है और सीधे वापस निकल जाती है वक्रता केंद्र से होकर। क्योंकि हमें मालूम है जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या है, ये दोनों प्रकाश किरणें काफ़ी दूर जाएंगी। क्या होंगी? काफ़ी दूर तक ऐसे ही चलती चली जाएंगी, कहीं बहुत दूर अनंत पे जाके मिलेंगी, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि देख लीजिए ये आपके मुख्य अक्ष है, इस तरीके से जाएगी, ये किरणें ऐसे चलती चली जाएंगी, जितनी दूर जाके एक दूसरे को काटेंगी उतना ही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अर्थात इसमें प्रतिबिंब क्या हो जाता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला दिया गया है कि वस्तु को अगर हम पी और एफ के बीच रखें, पी मतलब ध्रुव और एफ मुख्य फोकस के बीच रखें, तो क्या होगा? प्रतिबिंब अब की बार उल्टा हो जाएगा, अर्थात दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे चूंकि प्रकाश किरणें बाईं तरफ से आ रही हैं और दर्पण के पीछे जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? विवर्धित बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और काफ़ी बड़ा होने के बाद में हमें मालूम है प्रकाश किरण अब की बार वास्तव में नहीं काटेंगे एक दूसरे को, क्योंकि काटती हुई प्रतीत होंगी, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। और दूसरी तरफ जाएगा तो प्रतिबिंब हमारा सीधा हो जाएगा। अवतल दर्पण में केवल एक ही सिचुएशन आती है जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, वो होती है जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, तब बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? काफ़ी बड़ा बनता है। तो चलते हैं देखते हैं किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। अब की बार हमने वस्तु को कहाँ रख दिया है? एफ, ये रहा आपका एफ, और ये रहा पी, इसके बीच में रख दिया ए बी, वस्तु को रख दिया। यहाँ से एक प्रकाश किरण यहाँ पे चली, आके सीधी टकराई बिंदु पी से, ध्रुव से, और टकराने के बाद उसी एंगल से बाहर की ओर चली गई, लेकिन इसका एक आभासी किरण पीछे की ओर निकल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी प्रकाश किरण सीधे आई यहाँ पे और टकराने के बाद में वक्रता केंद्र से होकर सीधी निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ से भी एक आभासी किरण पीछे की ओर चली जाती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं ए डैश पर, जिससे बिल्कुल ए बी जैसा एक प्रतिबिंब बड़ा सा बन जाता है। ठीक है, और बिल्कुल सेम तरीके से बनता है ये भी, और एक ऐसा रहेगा आपका आभासी प्रतिबिंब रहता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो ए बी एक वस्तु है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब चूंकि ये किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, देखो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, चूंकि मिरर को पार करके इधर नहीं जा सकती, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये बिंदु ए डैश पे काटती हैं एक दूसरे को, बिल्कुल ए बी जैसा प्रतिबिंब यहाँ पर हमें मिल जाता है, ए डैश बी डैश। दर्पण में जो हम लोग देखते हैं, शीशा देखते हैं, उसमें बिल्कुल इसी तरीके का हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं। यही दर्पण, इसी तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन इसमें रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, मैं
ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो हेडिंग है हम लोग डालेंगे वो है अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं देखते हैं। पहला दिया गया, सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, वाहनों की हेडलाइट जो आगे वाली लाइट होती है उसमें किया जाता है। प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण मतलब बिल्कुल सीधा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न दंत विशेषज्ञ, दांत वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, कान वाले डॉक्टर्स होते हैं, वो मरीजों के लिए इनको देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका उपयोग होता है। अगली हेडिंग, अगला पॉइंट दिया गया है आपका, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। अर्थात जो सेविंग करने के लिए हम लोग घर में जो दर्पण यूज करते हैं वो प्रायः समतल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ दर्पण जो नाई वगैरह यूज करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया गया आपका, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जो सौर भट्टियाँ होती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, अब अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर सके, ठीक है। अब चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। उत्तल दर्पण में जो किरण आरेख बनने के कुछ रूल्स हैं वो जान लीजिए। पहला रूल है आपका, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये देखो ये प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तित होने के पश्चात ये उस माध्यम में वापस लौट जाती है, परंतु ये जो समांतर किरण आएगी वो मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी, लेकिन वो जाएगी नहीं, वो हमें जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से यहाँ पे देख लो कि ये प्रकाश किरण यहाँ से आती है और यहाँ परावर्तित किरण वास्तव में तो ऐसी जा रही है, लेकिन ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। पहला रूल आपका ये हो गया। उसके बाद में दूसरा रूल देख लेते हैं क्या है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। बिल्कुल सेम बात है, ऊपर वाले का उल्टा दिया गया है कि कोई प्रकाश किरण अगर इस तरीके से ऊपर से आती है और उसकी आभासी किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो वास्तव में वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा है। जैसे अवतल दर्पण में था वही उत्तल दर्पण में डिफरेंस इतना है, उसमें वास्तव रूप में जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आभासी जाती है, अर्थात जाती हुई प्रतीत होती है केवल। थर्ड रूल इसका दिया गया, उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ पे टकराने के बाद ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, क्योंकि ये एक आभासी किरण कहाँ से जा रही है, इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही, इसीलिए उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये हो गया थर्ड रूल। ये भी वही रूल है जो अवतल दर्पण में बताया था, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे ये आभासी किरण जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चौथा रूल क्या है इसका देखते हैं। उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। बिल्कुल सेम रूल है जो अवतल दर्पण में था, कोई प्रकाश किरण इस तरीके से तिर्यक आ रही है और उसी एंगल के साथ उस वापस चली जाती है। तिर्यक रेखा वाला रूल जो अवतल दर्पण में बताया था। ये रूल्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग इसको केवल समझ सकते हो अच्छे से, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। इसके बाद में अब उत्तल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब बनना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना के बाद में इसके 1-2 हेडिंग और बचेंगे। उसके बाद आपका ये परावर्तन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे अपवर्तन। तो गाइस तब तक के लिए बाय।